निवेशक सेल के संयोजक श्री अरुण सिंह जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्री अशोक गोयल जी और मित्रों, पार्टी के निवेशक कोष्ठ की ये बैठक है और मैं आभारी हूं अरुण सिंह जी का और अन्य मित्रों का जिन्होंने मुझे आपसे चर्चा करने का आमंत्रण दिया। मैं मानता हूं कि जब इस प्रकार के मोर्चे का गठन होता है तो उद्देश्य ये होता है, जिस प्रकार से आपने ये पुस्तिका बनाई है, कि हर विषय का गहराई से चिंतन हो। और इन मोर्चों में एक और ये भी लाभ है कि हर विषय केवल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए या लोकप्रियता के साथ साथ राजनीतिक तर्क के आधार पर जो बात कहने या सुनने में अच्छी लगती है, केवल वहां तक हम अपने आप को सीमित न रखें। ये विषय कई बार राष्ट्रीय कैसे बोल पाएंगे, तो इसको बंद कर दें, तो एकदम आंख में लग रही है। ये विषय प्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था और यहाँ के जनहित के साथ संबंधित रहते हैं। आप लोग जो निवेशक की कल्पना करते हो, तो ये मान के चलिए कि निवेशक की जो कल्पना है पश्चिम के देशों की तुलना में अपने देश में कुछ भिन्न है। उनकी और हमारी अर्थव्यवस्थाओं में एक अंतर है कि जो सामाजिक सुरक्षा की कल्पना उन विकसित देशों में है, हम अपने देश में उसको अभी तक खड़ा नहीं कर पाए। सारा जीवन भर हर व्यक्ति सरकार को टैक्स देता है और टैक्स देने के साथ साथ शायद वहां का जनजीवन इतना महंगा है कि आम आदमी उसमें से कोई बचत रख नहीं पाता। उसको भविष्य की चिंता नहीं होती। कारण यह है कि वहां सोशल सिक्योरिटी है। और ये जो सामाजिक सुरक्षा की कल्पना है, जो एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना है, उस कल्पना में फिर देश और समाज उसकी चिंता करता है। कोई रिटायर हो गया, किसी की आमदनी समाप्त हो गई, कोई वृद्ध आयु का हो गया, तो स्टेट पेंशन्स हैं। हमारे यहां तो आज भी वृद्ध लोगों को 100, 200, 500 रुपए से ज्यादा की हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन रिटायर्ड लोग जाकर उनको उनकी कंपनी नहीं देती, लेकिन स्टेट पेंशन देती है। ऐसे घर बने हुए हैं जो सरकार की ओर से प्राथमिकता पर उन लोगों को दिए जाते हैं जिनकी आमदनी नहीं है, जो अब कमाते नहीं है। आप कई देशों में चले जाइए, लंदन में चले जाइए, देखिए उनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वृद्ध आयु के लोग जो अब कमाते नहीं है एक आयु के बाद, उनके लिए फ्री है। ये सब अलग अलग सोशल सिक्योरिटी के तरीके होते हैं। उनका जो मेडिकेयर है, हेल्थ केयर है, वो देश उसकी चिंता करता है क्योंकि जीवन भर उन्होंने टैक्स दिया जब कमाते थे, और अब शासन और सरकार और देश आपकी चिंता करेगा। हमारे यहां इसका बहुत छोटा हिस्सा भी हम लोग सफल नहीं कर पाए। और इसलिए एक सोशल सिक्योरिटी न होने की वजह से हर व्यक्ति को स्वयं की चिंता करनी पड़ती है कि मेरी आयु एक इस प्रकार की होगी कि मेरी आमदनी नहीं होगी, मैं रिटायर होकर चुका हूंगा। पेंशन की भी अब कल्पना सरकार में बदलती जा रही है। या दूसरा, उसको लगता है कि ऐसे जीवन में कोई विशेष खर्चे आएंगे, बच्चों की शिक्षा, और अब शिक्षा भी महंगी हो रही है, रहने के लिए घर,
परिवार को सेटल करना, वृद्ध आयु में जब मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरी चिंता कौन करेगा। हमारे यहां सरकार और शासन इस स्थिति में नहीं है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अभी उस स्थिति में नहीं पहुंची। हो सकता है कुछ दशकों के बाद पहुंच जाए कि हम लोगों की जो निवेश करने का स्वभाव है वो हम उन देशों की तरह कर लें कि अपने जीवन में तो जो कमाओ वो खाओ और उसका व्यय करो, और बाद में जब आपकी परिस्थिति खराब होगी तो फिर देश आपकी चिंता करेगा। हम उस स्थिति में नहीं है। इसलिए पहले दिन से जब व्यक्ति कमाना शुरू करता है तो हमारी अर्थव्यवस्था और सभ्यता उसको ये सिखलाती है कि जितना कमाओ उसमें से कुछ व्यय करो और उसके साथ साथ कुछ बचा लो, क्योंकि आपको स्वयं ही बचा के रखना। जो सरकारी नौकरी में है उनको पेंशन मिल जाती है, ये जो प्रोविडेंट फंड की कल्पना है, जो ग्रेट्युटी की कल्पना है, ये थोड़ी सी उस प्रकार की कल्पना है कि जिस वक्त आप अपने कमाई के जीवन की क्षमता के अंत में पहुंचोगे तो आपके पास इतना साधन हो जाए कि बाकी जीवन का अपना गुजारा उससे कर पाओ। लेकिन सरकार में या नौकरियों में तो बहुत कम लोग होते हैं। आज भी अपने देश में अधिकतर लोग हैं जो कृषि में हैं। कृषि के साथ साथ ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं। कोई छोटा दुकानदार है, कोई व्यवसाय करता है, कोई ट्रेडिंग करता है, उनको तो ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो एक ये बुनियादी अंतर हमारी अर्थव्यवस्था का है। दूसरा अंतर यह है कि जैसे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जो मध्यम वर्ग है उसका साइज बढ़ रहा है। अब मध्यम वर्ग की परिभाषा के संबंध में बहस हो सकती है, लेकिन मध्यम वर्ग का एक प्रकार से साइज बढ़ता है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो अंतर है हमारी अर्थव्यवस्था और समाजों में, कई अंतर हैं सोच में। उसमें एक बड़ा अंतर यह है कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आरंभ हुआ था 1947 के बाद, जो वहां का समाज था उसमें मिडिल क्लास लगभग न के बराबर था। अब बहुत थोड़ा सा छोटा आरंभ हुआ है। यहां बहुत गरीब लोग हैं, यहां कुछ बहुत नवाबी किस्म के लोग हैं। मिडिल क्लास वहां था नहीं। मिडिल क्लास का कई चरित्र होता है। मिडिल क्लास इस देश में जनमत बनाने में भी योगदान करता है, ओपिनियन मेकर होता है, और जो वो ओपिनियन बनाता है वो नीचे तक जाता है। और ये कल्पना है कि अपने देश का मिडिल क्लास, आपको इसका बहुत एक्यूरेट डेटा तो नहीं होता, लेकिन 30-35% से बढ़कर 40% की ओर जा रहा है। भारत के मिडिल क्लास का साइज इतना है कि अवर मिडिल क्लास इज ऑफ द साइज ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका की जितनी जनसंख्या है, हमारे यहां मिडिल क्लास का साइज वो है। और इसलिए मिडिल क्लास का साइज इतना बड़ा होने की वजह से, और ये साइज एक्सपैंड करेगा। अभी डिलिमिटेशन हुआ, इस डिलिमिटेशन के बाद जो अगला डिलिमिटेशन 2026 में होगा, तो अगर आप देखें तो इसकी कल्पना है कि 2026 तक इस देश के 58% लोग शहरी लोग हो चुके होंगे। कुछ ऐसे विकास है जिसको समाज रोक नहीं पाएगा। ये जो सोच है कि जो गांव में रहता है गांव में रहेगा और कभी भी जो विकास की मध्य धारा है उसमें शामिल नहीं होगा, यह कल्पना गलत है। और धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलती है। अब इस प्रक्रिया को आप देखें तो अपना इसका कारण यह है कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था को अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था में हमेशा 3 सेक्टर होते हैं। और हमारे देश में, और सबसे बड़ी चुनौती अपने देश के लिए यह है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री, दूसरा है सेवाएं सर्विसेज, और तीसरा है कृषि। अब अगर आप पूरी अर्थव्यवस्था का बड़ा चित्र देखेंगे तो देश में अर्थव्यवस्था की आज परिस्थिति यह है कि
लगभग 58-60% देश की आमदनी, जिसको जीडीपी कहते हैं, जो कुल जीडीपी है, ये जीडीपी का लगभग 58-60% हिस्सा सर्विसेज सेक्टर से आता है। सो वी आर अ स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। अब सर्विस सेक्टर में कई चीजें आती हैं, पूरी शिक्षा सर्विस सेक्टर में है। लोग कई बार सोचते हैं सिर्फ आईटी सर्विस सेक्टर है, जिस होटल में आप बैठे हो ये सर्विस सेक्टर है, जो दुकानदार रिटेल का काम करता है वो सर्विस सेक्टर है, जो सारा सरकारी कर्मचारी है, निजी कर्मचारी है, जिसको वेतनभोगी कहते हैं, वो सर्विसेज सेक्टर है। सो अपने देश का 58-60% हिस्सा लगभग सर्विसेज सेक्टर का है। और ये सर्विसेज सेक्टर अपने देश का, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि सर्विसेज सेक्टर को सरकार की जरूरत नहीं होती। सरकार अच्छी हो खराब हो, अच्छी नीतियां बनाए खराब नीतियां बनाए, ये मानव की जो क्षमता होती है, जो एंटरप्राइज होता है, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ये सर्विसेज सेक्टर इस देश की एंटरप्रेन्योरशिप के दम के ऊपर चलता है। इसमें सरकारों का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। आपने ऐसे किस्से देखे होंगे, मैं कई बार गुजरात में जाकर देखता हूं तो जो वहां व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क की है, तो गांव की महिलाएं साल का 60-65 लाख रुपए का दूध घर पे बनाकर बेच देती हैं। मिल्क रेवोल्यूशन का ये हिस्सा है और इसमें कोई सरकार का दायित्व रोल नहीं है, और अच्छी आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवार वो बन जाते हैं। हमारे सर्विसेज सेक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि वी हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ सर्विस प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसमें चाइना हमसे आगे है। तो लोग कहते हैं चाइना विल बी द वर्कशॉप एंड इंडिया विल बी द बैक ऑफिस। अब सर्विसेज सेक्टर का ये आप सिद्धांत दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का कर लीजिए कि जो उपभोक्ता का चरित्र होता है, उस उपभोक्ता का चरित्र वो होता है कि उपभोक्ता वो सामान खरीदेगा या वो सर्विस करेगा, वो सेवाएं देगा जो अच्छी हैं और जिसका दाम सस्ता है। हमारे यहां जो सर्विसेज सेक्टर है, और पूरे विश्व से हमारी प्रतियोगिता हो जाए तो हम उनसे आगे हैं। कुछ क्षेत्र हैं जिसमें हमें संकोच है खोलने में अभी, क्योंकि हम उस स्थिति में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। अब डॉक्टर महेश शर्मा बैठे हैं, इनके एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं। अब इसको क्या आप कहेंगे, सेंस ऑफ एंटरप्राइज है?